नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग साइटोलॉजी के अगले भाग पर चर्चा कर रहे हैं। एक टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, सभी टॉपिक्स देखिए ज़रूर, वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों में साथियों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक अच्छा जो है कंटेंट अवेलेबल करवा सकें, अच्छा जो है सिलेबस आप लोगों को बता सकें और साइंस के बारे में और अधिक जानकारी दे सकें। तो कमज़ोर न बने, वीडियोस को पूरा देखें, अपने साथियों तक शेयर करें और वीडियो देखने से पहले लाइक तो पक्का ही कर दिया करो, क्योंकि हर मैटर जो है हम लोग अच्छे तरह से आप लोगों तक अवेलेबल करवाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने सेल बायोलॉजी का अगला भाग, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है अकॉर्डिंग टू जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस में भी राइबोसोम बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में जब अपने बड़े लेवल के साइंस में भी पढ़ते हैं तो भी राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। तो राइबोसोम क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है, किसका बना होता है, कितने प्रकार का होता है, हम इन सभी बिंदुओं पर व्यापक स्तर पर बातचीत करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी कि जैसे राइबोसोम जो है, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है। तो राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो एक तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि राइबोसोम पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया पर कितनी झिल्लियाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपने पढ़ते हैं तो 2 झिल्लियाँ पढ़ते हैं। हरित लवक के ऊपर 2 झिल्लियाँ पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी ER के ऊपर 1 झिल्ली पढ़ते हैं। लाइसोसोम पर 1 झिल्ली पढ़ते हैं। राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं है। तो राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है, एक बात ये भी याद रखनी है। नंबर 3, यह सार्वत्रिक कोशिकांग है। देखिए सार्वत्रिक कोशिकांग है, क्या मतलब है इस बात का। सार्वत्रिक कोशिकांग का मतलब क्या होता है। सार्वत्रिक कोशिकांग का मतलब ये होता है कि प्रकृति के सभी जीवों में मुख्य रूप से किस कोशिकांग को देखा जाता है। तो प्रकृति के सभी जीवों में मूल रूप से कौन सा कोशिकांग जो है जिसको देखा जाता है, तो हम बात करेंगे राइबोसोम। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो आदिम जीव हैं या विकसित जीव हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक जीव हैं, सभी जीवों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखनी है कि राइबोसोम को सार्वत्रिक कोशिकांग कहते हैं। चौथा बिंदु कि जो राइबोसोम होता है इसको अपने कोशिका का इंजन कहते हैं, है ना। तो कोशिका का इंजन किस कोशिकांग को कहा जाता है, राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये बात अपने को याद रखनी है। ये इसके उपनाम है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है, आप बताएंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री अपने किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम बिना झिल्ली वाला, सबसे छोटा, यूनिवर्सल और इंजन और प्रोटीन की फैक्ट्री, ये सब बातें जो है ये किससे संबंधित है, राइबोसोम से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था रॉबिन्सन व ब्राउन। रॉबिन्सन व ब्राउन। तो रॉबिन्सन और ब्राउन को राइबोसोम के खोजकर्ता माना जाता है। तो राइबोसोम की खोज किसने की, रॉबिन्सन व ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की, है ना। तो एक लाइन ये भी याद रखनी है कि जो राइबोसोम का खोज करता है वो रॉबिन्सन है। देखो, रा से राइबोसोम, रा से रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है। तो ये बात है। एक पैलाडे भी इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है अलग अलग जीवों के अंदर जो है इनकी खोज की है। तो रॉबिन्सन व ब्राउन व पैलाडे दोनों का जिक्र आया करता है। तो आप याद रखेंगे थोड़ा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में खोज वगैरह, तो 2 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम आ जाते हैं। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, सिंपल बात है एकदम, और नॉर्मल वे में अपने को याद रखनी है। उसके बाद अपने को याद रखना है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो आप याद रखेंगे राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो याद रखें राइबोसोम RNA के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं भाई, राइबोसोम RNA के बने होते हैं। यानी कि राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, तो हम बताएंगे राइबोसोम का निर्माण RNA करता है।
तो राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं। खोज इनकी रॉबिन्सन व ब्राउन ने की थी और पेलाडे भी है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको अपने कहते हैं। अगला बिंदु कि राइबोसोम का निर्माण आरएनए के द्वारा होता है, ये बात ठीक है, लेकिन राइबोसोम का निर्माण होता कहाँ है? तो आप याद रखें कि जो राइबोसोम है इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण किस में होता है? केंद्रिका में। और केंद्रिका में क्यों होता है? क्योंकि केंद्रिका में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। यानी केंद्रिका में जो आरएनए होता है उसी आरएनए से केंद्रिका किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का। तो कई बार अपने ऐसे पढ़ते हैं कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप याद रखें राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं? केंद्रिका को कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो आप बताएंगे राइबोसोम को कहते हैं। तो ये जो इसमें मैंने आपको जो 7-8 पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने, राइबोसोम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और इन सभी बिंदुओं को अच्छे खासे तरीके से आप लोगों ने पढ़ देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे राइबोसोम कितने प्रकार का होता है और उसका काम क्या होता है। एक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियोज पूरा देखें, साथ ही साथ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए प्रयास किया है। एक आप लोगों के लिए न्यूज़, ग्राम सेवक की वैकेंसी आ रखी है, 2.5 महीने का समय बचा है। 27 से 28 दिसंबर 2021 को ग्राम सेवक का एग्ज़ाम होगा, है ना। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होना है। सिलेबस बहुत लेंथी है, तो अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी एकेडमी सोडा क्लासेस सूरतगढ़ में सुबह 10 बजे और शाम को 3:30 बजे बैच स्टार्ट हो रखे हैं। ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी के, कांस्टेबल के भी हैं, एसएससी जीडी के बैच भी हैं। तो अपने दोस्तों तक इस सूचना को भी ज़रूर पहुंचाएं कि अगर आप नए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी संस्था में तो आपका स्वागत है। और सभी विद्यार्थी जो हैं समय पर आकर अपना लाभ लें। और इन सभी बैचेस में मैं आपको कंप्लीट टीम अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के विषय विशेषज्ञों द्वारा आपका अध्ययन करवाया जाएगा। तो अपने साथियों तक भी इस बात को पहुंचाएं कि भाई सूरतगढ़ सोडा क्लासेस के अंदर ग्राम सेवक के बैच जो स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक। तो ये भी मेरे को आपको जानकारी देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, या राइबोसोम को हम कितने भागों में डिवाइड किया करते हैं। तो राइबोसोम को 2 भागों में बांटते हैं, अर्थात राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। अब हैं ये कौन कौन से, देखिए एक तो है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और एक होता है जिसको अपने बोलते हैं 80S राइबोसोम, ठीक है ना। 80S राइबोसोम। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। S4 होता है यहाँ पर स्वैडबर्ग यूनिट, इसको अपने स्वैडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो ये भी अपने को याद रखना है। स्वैडबर्ग यूनिट के हिसाब से राइबोसोम को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किया करते हैं, 70S और 80S। जो 70S राइबोसोम होता है ये मूल रूप से प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, अर्थात जिनको हम लोग आदिम जीव कहते हैं, उन आदिम जीवों के अंदर कौन सा राइबोसोम देखा जाता है? 70S राइबोसोम उन आदिम या प्राचीन जीवों के अंदर देखा जाता है। और इन जीवों के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। तो जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम। इन्हें प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर पाए जाने की वजह से हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं, या इन्हें आद्य राइबोसोम या आदिम जीवों में उपस्थित राइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 80S जो राइबोसोम होता है यह है राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यानी जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन यूकैरियोटिक जीवों में कौन सा राइबोसोम देखा जाता है? 80S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में 70S और यूकैरियोटिक जीवों में 80S। यानी कि जितने भी पादप और जंतु कोशिकाएं हैं, जो विकसित और व्यवस्थित जीव हैं, उन सभी जीवों में
किस प्रकार का राइबोसोम देखा जाता है, तो आप बताएंगे उन सभी जीवों में 80S राइबोसोम देखा जाता है। तो यूकैरियोटिक जीवों में 80S और प्रोकैरियोटिक जीवों में 70S राइबोसोम होता है, आदिम जीवों में, और वो विकसित पादप और जंतु कोशिकाओं के अंदर। ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं एक लाइन और, जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, नोट बना के लिख रहा हूँ मैं इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं इसका और डिवाइडेशन आपको बताऊंगा। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उन यूकैरियोटिक जीवों में मुख्य रूप से कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। मेनली तो इनके अंदर 70S राइबोसोम ही देखा जाता है, लेकिन इन्हीं यूकैरियोटिक जीवों में 80S राइबोसोम मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना ना, शायद हो सकता है मैंने 70S बोल दिया। यूकैरियोटिक जीवों में 80S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इनमें 70S भी उपस्थित होता है। और 70S किस में होता है, तो मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कि 80S राइबोसोम तो यूकैरियोटिक जीवों में सभी में है, 70S भी है। अब 70S है किस में, तो जो पादप और जंतु कोशिकाओं में, जैसे पादप कोशिका में हरित लवक होता है, तो पादप कोशिका में जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक में कौन सा राइबोसोम देखा जाता है, 70S। जो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन सा राइबोसोम देखा जाता है, तो 70S। अब देखो, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है किस प्रकार के जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक जीवों में नॉर्मली कौन सा होता है, 80S, वो तो होगा ही, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। यानी अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक जीवों में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखे जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में केवल 70S राइबोसोम ही देखा जाता है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, अगर आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीखना चाहें तो। अब हम लोग राइबोसोम का फिर से डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं इन लाइनों को मिटा रहा हूँ और फिर मैं आपको राइबोसोम की और विस्तृत जानकारी जो है वो अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, 70S और 80S राइबोसोम। अब आप गौर कीजिए, जो 70S राइबोसोम हैं, इसको भी हम लोग दो उप इकाइयों में डिवाइड करते हैं, यानी इनकी भी उप इकाइयाँ, सब यूनिट्स हमने तैयार कर रखी हैं। 70S राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती हैं, 50S और 30S। अब अपने को देखो, गिनती में ऐसा लगता है 50 और 30, 80, तो ये तो 80S होना चाहिए, गलत। आपको याद रखना है 50S और 30S ये संख्यात्मक दृष्टिकोण नहीं है, संख्या नहीं है ये कि आप जोड़ दो इसको, है ना। तो 50 और 30 जो है वो किसका निर्माण करती है, 70S का, जबकि जो 80S राइबोसोम होते हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है, 60S और 40S। तो 60S और 40S दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, 80S राइबोसोम का, और 50S और 30S दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, 70S राइबोसोम का। 80S राइबोसोम की उप इकाइयाँ भी 60 और 40 में बन जाती है। जैसे एक बड़ी उप इकाई मान लो ये 60 है, तो इसी के अंदर एक छोटी, इस प्रकार से एक छोटी उप इकाई और होगी, और अगर मैं इसको 60S बोल देता हूँ तो ये कौन सी हो जाएगी, 40S। तो ये तो 100 हो गए, है ना, तो संख्या गिननी नहीं है, काउंट नहीं करनी। और इन दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा आयन करता है, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और इसकी भी एक पर्टिकुलर सांद्रता होती है, एक मात्रा होती है, उसके हिसाब से ही मैग्नीशियम आयन राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ सकता है। अगर राइबोसोम की उप इकाइयाँ और इनके मध्य जो मैग्नीशियम आयन जो बॉन्डिंग करता है, इनके मध्य जोड़ता है जिनको, अगर इसकी सांद्रता में परिवर्तन आ जाए तो दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी नहीं रहती, ये टूट जाती हैं, है ना। और अगर उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार द्विलक का भी निर्माण हो जाता है। उनकी बातें थोड़ी लेवल में आ जाती है, तो इतना आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वापस बात करता हूँ राइबोसोम का कार्य क्या है। तो कार्य क्या है राइबोसोम का वो समझिए। राइबोसोम जो है उसका मुख्य कार्य एक ही है, और वो है प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखो, राइबोसोम का एक ही मेन काम है, और वो मेन काम जो है वो क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण करना ये किसका मुख्य कार्य हुआ, राइबोसोम का। हाँ, कई बार, अब जैसे कल वाली क्लास अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने कहा था जिस ER पर राइबोसोम दाने के समान उपस्थित हों, उस ER को क्या कहा जाता है, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने अभी राइबोसोम का कंटेंट दिया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। साथियों, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, एक तो नए बैच स्टार्ट हो रखे हैं, उसकी भी अपने सभी साथियों तक सूचना जो ज़रूर पहुँचाएँ। और साथ ही साथ एक बात और आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जितने भी मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ उन सभी वीडियोज़ में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, वीडियोज़ को पूरा देखना है और अपने दोस्तों, साथियों को, अपने साथी गणों को, विद्यार्थियों को उस वीडियोज़ को शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक अपने वीडियोज़ जो हैं उनको देखने वाले विद्यार्थी आ सकें। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँगा कि आप उन टॉपिक्स को देखेंगे तो आप लोगों के कई सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कुछ मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं कुछ नई क्लासें भी आप लोगों के जो है YouTube चैनल पर अपने अवेलेबल करेंगे आप लोगों के लिए। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जो अपना रीजनिंग है उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं जिनमें बच्चों को मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आया करती हैं, उनके लिए भी हमारे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र और साथी संजय जी बहादुर से मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा और उनकी भी जो है मैं आपको कुछ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है वो व्यूज़ मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वीडियोज़ अवेलेबल करवाऊंगा। और उन वीडियोज़ को साइंस से भी अधिक देखना है और साइंस से भी बढ़ चढ़कर उन वीडियोज़ को सपोर्ट करना है, ताकि बहादुर सर का भी जो है अच्छे तरह से उनका अपने जो है लाभ ले सकें और अपने दोस्तों तक, साथियों तक उस वीडियो को हर हाल में ज़रूर पहुंचाना है। साइंस से ज़्यादा सपोर्ट जो है रीजनिंग को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में जुड़े रहें और वीडियोज़ देखकर अपना फ़ायदा उठाते रहें, लाभ लेते रहें और सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।